नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजुरिया। आप ये प्रोग्राम IBN 7 पर भी देख पाएंगे क्योंकि हमारा दूसरा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप और भी खबरें देख सकते हैं। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि चौथे चरण का मतदान चल रहा है पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में भी चौथे चरण के मतदान को लेकर लोगों में उत्साह है। श्रीनगर की सीट पर इस समय मतदान हो रहा है, लेकिन इस मतदान से पहले उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम राज्य के दर्जे की डिमांड नहीं करेंगे, हम लोकसभा में सिर्फ पॉलिटिकल अपनी एक प्रेजेंस दे रहे हैं ताकि केंद्र में हम राजनीतिक तौर पर थोड़े से मजबूत हों। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने साफ कहा है कि हम स्टेट का दर्जा देंगे अगर ये सरकार, वैसे तो ये सरकार दोबारा रिपीट नहीं होगी केंद्र की क्योंकि बदलाव के पूरे आसार हैं। अगर रिपीट होती है तो ये खुद बर खुद दर्जा दे देंगे स्टेट का, और अगर नई सरकार आती है तो हम पहले स्टेट का दर्जा मांगेंगे और फिर विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। ये क्या बयान है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पवन शर्मा जी हैं। सर, किस तरह से लेते हैं आप? ये वही लोग हैं जो कहते थे जम्मू कश्मीर से अगर धारा 370 हटाई तो हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। अगर ऐसा करते हैं तो हम चुनावों का बहिष्कार करेंगे। यहाँ पर तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। चुनाव जी लड़ रहे हैं, लाशें भी नहीं बिछी, पत्थरबाजी भी नहीं हुई, तिरंगा भी वहाँ पर लहराया। आज ये कहते हैं कि हम चुनावों में हैं ताकि राजनीतिक जो हमारी प्रेजेंस है वो दिल्ली में रहे। हाँ। और जो केंद्र सरकार जो कह रही है कि हमें स्टेट का दर्जा, जो उमर अब्दुल्ला का जो बयान अभी मतदान के दौरान आया है, वहाँ पर जो है ये सब इस समय हताश हो चुके हैं। अच्छा। क्योंकि कश्मीर में पहली बार जब से कश्मीर का ये पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, जब से आतंकवाद यहाँ पर है 90 से लेकर हाँ, पहली बार हो रहा है कि इतनी लंबी कतारें मतदान के लिए लगी है। भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। 12:30 हो गए, 12:30 अभी तक हो गया। 12 बजे का बुलेटिन आ गया होगा। लेकिन जो वो 11 बजे वाला जो था वो 11.67 के आसपास परसेंटेज पोल हो गए थे। यहाँ पर कुल पहले इतने ही होते थे। अब मुझे लग रहा है कि 45 से 50% पोलिंग ना हो जाए। अगर इतनी पोलिंग कश्मीर में हो जाती है तो ये केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी जीत है, अचीवमेंट है। और कश्मीरी लोग जो हैं वो बता देंगे कि हम आतंकवाद से परेशान थे, हमने जो जमहूरियत है उसको ज़िंदा रखने के लिए आज वोटिंग की है। अगर आप सवेरे की देखें, विजुअल देखें तो कितनी लंबी कतारें हैं। और उन इलाकों में जहाँ पर आतंकवाद का गढ़ हुआ करता था, वो चाहे आप खनियार का इलाका ले लो, चाहे पुलवामा का ले लीजिए, या फिर दूसरे जो श्रीनगर सिटी के डाउनटाउन के इलाके हैं वो इलाके देख लीजिए, वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग वोट करने पहुँचे हैं। अब जो उमर अब्दुल्ला का बयान आ रहा है कि केंद्र सरकार, वैसे तो ये रिपीट होगी नहीं, अगर होगी तो ये खुद ब खुद स्टेट दे देंगे, और अगर बदलाव होगा तो हम असेंबली चुनाव तब लड़ेंगे जब स्टेट का हमें दर्जा मिलेगा। अगर वो दर्जा नहीं देंगे तो ये असेंबली चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लोकसभा चुनावों के लिए ये कह रहे थे हमने नहीं लड़ना, वो लड़ रही है, तो असेंबली चुनाव की बात तो दूर की रही। दरअसल ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, और वो भी उस समय बयान दे रहे हैं जब मतदान चल रहा है। और इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो रिपीट नहीं होगी? बदलाव के पूरे अपोजिशन का तो ये फंडा है। अपोजिशन तो ये बयान उनके तो आए ही हैं। कांग्रेस भी दे रही है, NC भी दे रही है, PDP भी दे रही है, बाहर जितना भी इंडिया अलायंस है वो भी कह रहे हैं कि इस बार सरकार नहीं आएगी। वो वोटरों पे डिपेंड करता है कि लाएंगे कि नहीं लाएंगे। हम उस पर वो बात नहीं कर सकते, कह नहीं सकते कि आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन जो माहौल पूरे देश में बना हुआ है इस समय, उसे अगर हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछली बार इतना बहुमत लेकर आई थी, अकेली पार्टी, हो सकता है सीटें कम हो जाए, हो सकता है जो NDA का कुंभा है उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा गेन कर जाएं, लेकिन सरकार तो ये बना लेंगे, ये कन्फर्म। ये भी हो सकता है कि 303 जो पहले पिछली बार ली थी उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी, कोई पता नहीं चल सकता। आप वोटर टर्नआउट लेकिन उमर साहब का ये बयान मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये आपसे हम समझना चाहेंगे कि अगर ये सरकार रिपीट होगी तो हम दर्जे के लिए डिमांड नहीं करेंगे, और अगर रिपीट नहीं हुई, नई सरकार हुई तो असेंबली इलेक्शन से तभी लड़ेंगे जब ये आएगा हमें दर्जे। मैंने आपको पहले बोला कि ये हताशा है। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पर वोटिंग होने दीजिए, रजौरी अनंतनाग की भी और श्रीनगर की भी आप वोटिंग परसेंटेज देखना, कितनी संख्या में लोगों ने वोट डाले हैं। और जो पहली बार होगा कि हो सकता है कि नए चेहरे संसद में पहुँचे,
हो सकता है नए चेहरे संसद में पहुंचे। अच्छा। उसमें जहाँ पे आज मुकाबला है, यहाँ पर लगभग मेरे ख्याल में 17,40,000 के करीब वोट हैं और 20 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला 3 लोगों के बीच है। एक तो जो पीडीपी का वाहिद रहमान परा है, और साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आगा शाहिद रोहेला, और उसके साथ जो अपनी पार्टी का और डीएपी पार्टी का और पीसी का, पीपल कॉन्फ्रेंस का। अब वहाँ पर लड़ाई जो है वो 2-3 लोगों में है। अब कौन जीता है वो वोटर पे डिसाइड करता है, लेकिन अगर पोलिंग परसेंटेज बढ़ जाता है, उम्र को बहुत चिंता सताना शुरू हो गई है कि कभी इतने वोट पड़े ही नहीं तो इतने पड़ रहे हैं तो क्या होगा। इसलिए वो इस बयान को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि भाई साहब कि अगर वो रिपीट हो गई तो हम डिमांड नहीं करेंगे, या ये सोच इशारा करें कि बार बार हम स्टेट का दर्जा मांगते रहे हैं, सरकार ये कहती है कि जब उचित समय आएगा हम दे देंगे, और अगर ये रिपीट होती है सरकार तो हम अब बार बार नहीं मांगेंगे। आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर ये स्टेट का दर्जा दे दे, मुझे नहीं लगता है राज्य का दर्जा। आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक आपकी जो यूटी की प्रक्रिया चल रही है 4 साल से, आपके डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, आपने इतने अरबों रुपए खर्च कर दिए, कागजी में आपने अरबों रुपए खर्च कर दिए, डिपार्टमेंटों के नाम चेंज कर दिए, डिपार्टमेंट अब मर्ज कर दिए। छोटे मोटे कोई 1-2 करोड़ 100-10 करोड़ का काम करना है। अब आप ये वाला लॉलीपॉप लेके बैठे रहोगे कि सरकार का दर्जा, राज्य का दर्जा वापस मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि राज्य का दर्जा। हाँ, यूटी जो राज्य है कि आप दिल्ली की तरह, हाँ, दिल्ली की तरह विधानसभा चुनाव करवा सकते हैं। आप चीफ मिनिस्टर बनाइए, जो बनाना है उसके ऊपर एलजी साहब रहेंगे, है ना, चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। स्टेट का दर्जा यार कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे नहीं लगता है। हाँ, हो सकता है कि केंद्र सरकार ने कोई और इसके लिए नीति बना के रखी हो, तो वो अलग बात है। क्योंकि अगर इतनी जल्दी स्टेट का दर्जा बनाना देना होता तो ये डॉक्यूमेंटेशन में इतनी चेंज ही नहीं करते ना। आपने इतना प्रोसेस पूरा कर दिया है, आपने एजी जो अपना बनाया है, IPS IAS जो अधिकारी इधर से उधर ला रहे हो, तो स्टेट का दर्जा लगाने का मतलब कि वो फिर से रीशफलिंग होगी, फिर से लोगों को निकाला जाएगा, फिर से आपके डिपार्टमेंटों के जो नाम वैसे भी मतलब सुनते तो आप भी होंगे कि जिस स्टेट को यूटी बनाने में 70 साल लग गए, अब उसी यूटी को स्टेट बनाने में इतने साल लगे। तब तक ये लोग इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये इतना कन्फर्म है, अब इनको ये पता चल चुका है कि अगर इतनी संख्या में कश्मीर के लोग वोट डालने बाहर पहुंचे तो ये विधानसभा के चुनाव जल्द करवाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि चुनावों के नतीजों पर डिपेंड करता है, लोकसभा के चुनावों के नतीजों पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव होंगे या नहीं होंगे। देखो, जम्मू कश्मीर के अगर नतीजे हों, आप लद्दाख को बाहर छोड़ दीजिए, 3-2-5 सीटें हैं। 5 सीटें कहीं फैक्टर नहीं करती हैं नतीजों के लिए कि चुनाव करवाने हैं कि नहीं। इसमें से भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के पास 2 आ जाए, बाकी वाले लोगों के पास 3 आ जाए। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो हैं वो भी 1 सीट जीत जाएँ, तो भारतीय जनता पार्टी की 3 हो जाए। और ये भी हो सकता है कि कांग्रेस की 2 आ जाए, तो जो इंडिया अलायंस है उसकी 1 भी आ जाएगी, तो भी उनका कुंभा बढ़ गया। क्योंकि भले ही वो एनसी और पीडीपी आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन है तो एनडीए के उसका जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है ना। भारतीय जनता पार्टी भी अपना कुंभा बढ़ाने के लिए एनडीए का जो समर्थक उम्मीदवार हैं अपनी पार्टी के, उनके ऊपर दांव खेल रही है, उनका भी कुंभा बढ़ सकता है। ये बात की चीज़ें हैं। लेकिन ओवरऑल इंडिया में क्या आता है, ओवरऑल अब चौथा चरण है आज। आप देखिए कि आज का जो टर्नआउट है, आधी से ज़्यादा कवरेज हो जाएगी आज के दिन। उसके बाद जो आपके पीछे रहते हैं वो बाकी बाद में होंगे, तो पता चल जाएगा क्या सरकार का सिस्टम रहेगा, किस तरह से माहौल बनेगा। लेकिन जैसा विपक्ष कह रहा है कि सरकार नहीं बनेगी, जहाँ सरकार में कोई और सरकार आ जाएगी, ये वाले नहीं बना पाएंगे तो उसके बाद फैसला लेंगे। देखिए, केंद्र में जो भी सरकार आएगी, वो चाहे एनडीए की आए या इंडिया अलायंस की आए, जम्मू कश्मीर को लेकर हर पार्टी का एक ही मुद्दा रहता है कि जम्मू कश्मीर में कश्मीर केंद्रित राजनीतिक दलों को प्रमुखता से वो लोग मीटिंगों में बुलाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, ताकि जहाँ पर जो इतने सालों से इतिहास बना हुआ था, जो आतंकवाद ने जहाँ पर इतनी तबाही की है, वो मरहम जो हैं लोगों के वो भरे जा सके। जैसा कि आज मैं आपको बताता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही जो ऑल JNK पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं शफीक मीर, रजौरी से तल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और उन्होंने कहा है कि ये सरकार के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है कि 20-30 सालों के बाद कश्मीर के भीतर इतनी लंबी लाइनें दिख रही हैं और इतनी परसेंटेज अभी तक हो गई है। अगर ये पहले होती तो जो 40-50 हज़ार लोगों की जान गई है वो नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं कश्मीर को लेकर जो केंद्र सरकार का रुख था,
उसके प्रति लोग जो हैं वो खुश दिखाई या दे फिर रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं, विपक्ष समझ नहीं पा रहा है विपक्ष के पास सेंटर अब की नहीं नीति समझ को। पा रहे हैं, लेकिन क्या करें अपने वोटरों को बताने के लिए। कबूतर की तरह आंखें हाँ, उनको भी बताना है कि नहीं हम विरोध कर रहे हैं। तो हम, मैंने आपको पहले तो बताया कि यही लोग थे कह रहे थे कि हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम बहिष्कार ही कर देंगे। आपने हमारा जैसे उन्होंने कुछ किया तो था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावों का भी उन्होंने बहिष्कार किया था। फिर लोकसभा की इलेक्शन फिर लड़ने आ गए। आपने अपने समर्थन से आपने डीडीसी के चुनाव भी लड़वाए, आपने नगर निगम के चुनाव भी तो करवाए, उसमें भी तो कई लोग खड़े हुए थे, भले ही आपका एजेंडा नहीं लिया हो लेकिन आपके समर्थक तो थे। तो ये चीज़ें अब, लेकिन उमर साहब चुनौती बड़ी दे रहे हैं। देखिए उमर और फारूक अब्दुल्ला दोनों के बयानों में बहुत फर्क होता है। इनके बयान प्रोवोकिंग वाले होते हैं, मेरे उनके पास- बयान इशारा करते हैं कि हाँ भविष्य में गठबंधन हो सकता है। हो सकता है। फारूक साहब का देखो, बयान इस तरह फारूक का साहब आता का है। जो बयान होता है ना, मैंने आपको बोला फारूक साहब एक दूरदर्शी नेता हैं और चर्चित नेता हैं, मतलब कि वो उनको पता है सुर्खियां कहाँ से आ सकती हैं। उमर अब्दुल्ला स्ट्रेट फॉरवर्ड खेलते हैं, अच्छा, लेकिन फारूक अब्दुल्ला केवल बार ऐसी गुगली मारते हैं कि वो बिट्टों के बीच से भी निकल जाते हैं और गिल्लियां भी नहीं गिरती। मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये दावे कर रही है कि कश्मीर में सब कुछ शांत हो चुका है, लोग हमारे फेवर में है, यानी कि भाजपा के फेवर में है, तो फिर उन्होंने अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? और उनको उतारना चाहिए था ताकि हम लोगों की जमानतें जब्त हो जाती। देखो वो उनका बयान अपनी जगह पर सही हो सकता है, लेकिन कश्मीर के भीतर या प्रोवोकिंग या फिर एक तंज मार रहे हाँ एक तंज है। कश्मीर के भीतर भारतीय जनता पार्टी एक अलग नीति के साथ, रणनीति के साथ मैदान में उतरी है। उन्होंने इन लोगों को बोला अब लड़िए, ठीक है, हम आपके ही लोग हैं, उसी इलाके के हैं, हम उनको समर्थन दे रहे हैं, आप लड़ो, जीत के बताओ। अगर अब आप जीत जाते हो तो फिर आप हकदार हो किसी चीज़ के लिए बात करने का, क्योंकि आपको आपके ही कश्मीरी जो वहाँ के लोग, जिनकी पहले पोलिंग परसेंट जो रहता था 7, 8, 9 या 10, 11 के करीब रहता था, अब तो मुकाबला कड़ा, अब जीत के दिखाओ, अब दिखाओ। अब कश्मीर के लोग जो हैं वो वोटिंग करने बाहर निकले हैं। जहाँ तक मेरा, अभी जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अभी तक वहाँ पर 17 से 18% पोलिंग हो चुकी होगी, और हो सकता है कि शाम तक ये आंकड़ा इतना हो जाए कि रिकॉर्ड ही टूट जाए कि कश्मीर में इतनी पोलिंग कभी हुई थी। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ आपने जो कही है कि इस बार केंद्र ने बड़ी ज़बरदस्त एक गेम खेली है कि हमने तो अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं जिनका हम समर्थन कर रहे हैं, अब आप उनसे जीत कर बताओ। जीत के बताओ। चलिए 4 जून को पता चलेगा कौन जीता कौन हारता है। और इसके साथ ही ये वाली सीट के बाद सबसे ज़्यादा अनंतनाग वाले पे होगा 25 को। 25 को छठा चरण है जो, हाँ, वो जम्मू कश्मीर के लिए अहम होगा, क्योंकि वो एक ऐसा एक सीट है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने खुद इलेक्शन ना लड़के अपना एक जो एक पूरा जो लोगों के अंदर एक बे बन चुकी थी भाजपा वो पहाड़ी स्टेटस के बाद उसको दरकिनार करते किसी की झोली में डाल दिया कि आप वोट ले लीजिए, और उनको वो समर्थन कर रहे हैं। आज का तो है ही है, लेकिन देखने वाला 25 भी होगा। 25 को कि किस तरह से यहाँ पर 25 का मुकाबला खड़ा होगा। हाँ, कि पोलिंग कितने परसेंटेज हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।